गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट को हमने देखना है डेफिनेशंस भी हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की है। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि प्रोसेस है जिसमें जानदार ऑक्सीजन को जिसम में लेके जाते हैं, ग़िज़ा के साथ उसको मिलाते हैं या ग़िज़ा को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और इसके नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। एनर्जी जो है रिलीज़ करते हैं। इधर उसकी डेफिनेशन एज सच नहीं दी हुई, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वो डेफिनेशन आप देख लें। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म use food to produce energy by using oxygen, या get energy, बल्कि इसको इस तरह कर दें, get energy from food and oxygen is known as cellular respiration। वो प्रोसेस जिसमें जानदार एनर्जी को हासिल करते हैं फूड से और ऑक्सीजन की मदद से, यानी ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं बाई यूटिलाइजिंग, ये ज़्यादा बेहतर है, इसको कर लीजिए, अगला लफ्ज़ आपको चेंज होगा। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाई यूटिलाइजिंग फूड एंड ऑक्सीजन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। उर्दू में देख लेते हैं इसको। वो अमल, या हाँ जी वो अमल कह लें जिसमें जानदार ग़िज़ा और ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हुए एनर्जी हासिल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। वो अमल जिसमें जानदार ग़िज़ा और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी हासिल करते हैं, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन हासिल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। वो अमल जिसमें जानदार ग़िज़ा और ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हुए एनर्जी हासिल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जल्दी जल्दी इसको लिखने ताकि हम अगली डेफिनेशन देखें। ये लिख लिया आपने? इसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लें। उर्दू में देख लेते हैं। माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। ठीक है जी, तो माहौल से ऑक्सीजन जो है वो हासिल करना, यहाँ से ये देखिए बड़ा कच्चा आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। तो ये गैसों का तबादले की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद आएगी ब्रीदिंग की। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिव आउट द एयर टू फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो कह रहा है जो ब्रीदिंग की टर्म है, जो ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा अमल है जिसमें हम
ऑक्सीजन जो है वो हवा को अंदर लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकें, और हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। दो ही प्रोसेस है, सारी बात है। एक ये कि हम हवा को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाके वहाँ से ब्लड में चली जाए, और दूसरा ये कि हम बाहर हवा निकालते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में मौजूद है वो जिस्म से बाहर चली जाए। तो इस सारे अमल को द टर्म ब्रीडिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस, टर्म ब्रीडिंग को हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रू विच, जिसमें एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज, वो ऑक्सीजन हवा को अपने जिस्म में ले जाता है टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, इससे ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो है उससे बाहर जो है वो हवा को निकालता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। इसको उर्दू में भी हम देख लेते हैं। तनफ्फुस यानी सांस लेना या ब्रीदिंग जो है कि इस तरह इस अमल के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म में ले जाते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन हासिल कर सकें। हवा को अंदर ले जाना ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें। फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को भी जिस्म से निकल सके, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म से निकल सके। ठीक है जी, तो ये ब्रीदिंग है। लेकिन आपने देखना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक जैसे नहीं है, दोनों में फर्क है। ब्रीदिंग का मतलब है हवा का लाना और वापस निकालना, रेस्पिरेशन का मतलब है उस हवा में से ऑक्सीजन ग़िज़ा के साथ मिलेगी और एनर्जी पैदा करेगी। यहाँ एनर्जी का कोई काम हमने नहीं कहा, या सिर्फ हमने ऑक्सीजन को अंदर ले जाने की बात की है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की बात की। ठीक है जी, तो ब्रीदिंग में हमने क्या कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, हवा को अंदर ले जाना ताकि ऑक्सीजन अंदर जा सके और हवा को बाहर निकालना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। ये ब्रीदिंग है, ये तनफ्फुस जिसे हम कह रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन और चीज़ है। रेस्पिरेशन उस अमल का नाम है जिसमें ऑक्सीजन ग़िज़ा तक पहुंचेगी सेल के अंदर जाकर। ठीक है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन इसीलिए कहा है कि ऑक्सीजन जो जब अमल करती है ग़िज़ा के साथ तो सेल लेवल पे जाके करती है, सेल से बाहर नहीं करती। तो इसलिए सेल के अंदर जाके जब ऑक्सीजन ग़िज़ा से मिलेगी और उससे वो बनाएगी एनर्जी, वो अपनी एटीपी जो पड़े थे वो ग़िज़ा से एनर्जी निकलती है, उससे एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो जब बनाएगी तो उस अमल को हम कहेंगे गैसों का अपना रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सेल के अंदर ऑक्सीजन का ग़िज़ा से मिलके एनर्जी बनाने का अमल है, जबकि ब्रीदिंग का मतलब सांस लेने का अमल ये है कि जो हम हवा अंदर ले जाएंगे ताकि ऑक्सीजन अंदर आ जाए और हवा बाहर निकालेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए। तो ये फर्क है, ब्रीदिंग और चीज़ है, रेस्पिरेशन और चीज़ है, दोनों को मिक्स हम नहीं कर सकते। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस आना जाना है, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब है उस सांस से एनर्जी हासिल करना। ठीक है जी, ये फर्क है दोनों में, तो इसलिए हम दोनों डेफिनेशन को याद रखना है। अब पौधों में गैसों का तबादला है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का सबसे मेन जो तरीका है वो ये है कि स्टोमेटा के जरिए निकालते हैं। आपने पढ़ा था कि पत्ते के निचली तरफ जो है वो स्टोमेटा पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। ठीक है जी, ओपनिंग छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनके जरिए जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो आती है। तो ये देखें स्टोमेटा बना हुआ है, यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर दाखिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर दाखिल होगी और ऑक्सीजन जो है वो अंदर से बाहर निकलेगी। आम पौधे में रूटीन में ये होता है। ठीक है जी, तो स्टोमेटा का आपने पढ़ना, प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनका कोई ऑर्गन है ही नहीं, बेसिकली सुराख है जहाँ से हवा आती है चली जाए, और उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है जी, तो गैसेज एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए होगी, ये हमें देखना है। दिन के टाइम स्टोमेटा के जरिए होती है, ठीक है जी, लेकिन रात के टाइम स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले से ज़्यादा बनती है। दिन में अब होता है फोटोसेंसिस हो रही होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो पौधा इस्तेमाल कर लेता है अपनी फोटोसेंसिस में, लेकिन रात के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है पौधा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो वहीं की वहीं जो है वो रह जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है कुछ पोर्स होती हैं इनके अंदर, पौधे की छाल के अंदर, बार्क जिसको हम कहते हैं। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि स्टोमेटा के जरिए गैसेज एक्सचेंज करेंगे। एक और गैसेज एक्सचेंज का तरीका ये, कुछ पौधों की छाल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको लेंटिसल्स कहते हैं। इन सुराखों को हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। कहते हैं इन वुडी स्टेम, लकड़ी जो बड़े दरख्त हैं उनके लकड़ी का जो हिस्सा है, एंड मेच्योर रूट्स, और बड़ी जड़ों में भी, द एंटायर सर्फेस इज कवर्ड बाई बार्क, तो सारी सतह जो है उस पर जो है छाल जमी होती है, छाल बनी होती है। बड़े पौधे में छाल होती है, छोटे में नहीं होती। विच इज इम्परवियस टू गैसेज वाटर, जो आमतौर पर जो है वो छाल में से गैस नहीं गुजर सकती, लेकिन however there are certain pores in the layer of bark, बाकी कुछ जगहों पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। पोर का मतलब मसाम, सुराख। These are called lenticels. The lenticels allow air to pass through them, तो इन lenticels से भी कुछ एयर जो है वो गुजर जाती है।
इसका मतलब एक जो है वो स्टोमेटा से हवा निकल सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ जा सकती है। एक कुछ जो है हवा की मिकदार जो है वो लेंटिसेल से भी जो है वो गुजर सकती है। तो ये लेंटिसेल्स जो है ये हवा को गुजरने में मदद देते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट जो है वो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन हाल हुई होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ही छोड़ देते हैं। यानी जो पौधे पानी में रहते हैं उनके लिए भी आसान है कि वो क्या करें कि वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको जज़ब कर लें और पानी ही के अंदर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दें। तो इस तरीके से वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं वो अपना काम इस तरह से कर सकते हैं। और खुश्की वाले पौधे क्या करते हैं, दो तरीके, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स वगैरह। ठीक है जी, ये हमने स्टोमेटा की डेफिनेशन तो नहीं थी। आप ये कह लें कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स। मैं लिख देता हूँ इधर, बजाय कि मैं बताऊँ मैं लिख देता हूँ। स्टोमेटा की डेफिनेशन देखें। दीज आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं on the inner surface of the leaf of plant for the exchange of gases। ठीक है जी, स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट, पौधे के पत्ते के निचली तरफ गैसेस के तबादले के लिए। उर्दू में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्टोमेटा पौधों के पत्तों की निचली तरफ पाई जाने वाली माइक्रोस्कोपिक सुराख हैं जो गैसों के तबादले के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, स्टोमेटा पौधों के पत्तों की निचली तरफ पाई जाने वाले माइक्रोस्कोपिक सुराख हैं जो गैसों के तबादले के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टोमेटा दीज आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, पौधे के पत्ते के निचली तरफ पाई जाती हैं, ऊपर नहीं पाई, निचली तरफ पाई जाती हैं। और ये किस काम के लिए होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए, गैसेज एक्सचेंज के लिए। ये आपके स्टोमेटा की जो है डेफिनेशन। इसके बाद टॉपिक देखिएगा कौन सा। हाँ जी, डेफिनेशन जो है, अच्छा ब्लू बॉक्स है वहाँ जी है। अच्छा नहीं, वो आप पेज कह रहे हैं ना, ये वाला जी, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये भी ठीक है। मैंने भी यही कहा, एपिडर्मिस भी तो सतह को ही कहते हैं ना, सतह को ही कहते हैं। ये भी हो सकती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी और डिटेल भी बढ़ा दी कि जी निचली तरफ है, बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करके रख दिया। उसको निचली तरफ है और उसका काम किया एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जिन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैसेज का तो इतना जिक्र नहीं किया हुआ, यहाँ दिया हुआ तो फिर ये साथ ये निचली लाइन पूरी भी लिखनी पड़ेगी, वो लंबा ज़रा हो जाएगा। लेकिन उसको हमने कंसाइज करके एक डेफिनेशन बना दी हुई है, तो ये कर ले तभी ठीक है। लेकिन ये करनी है तो फिर ये 2 लाइनें पूरी करनी है जो इतनी है। ठीक है जी, या फिर वो जो हमने उधर एक लाइन पढ़ी वो कर लें, वो आपकी मर्जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में ह्यूमन्स देखनी थी हमने, ठीक है बिस्मिल्लाह। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ह्यूमन में हमें देखना है, इंसानों में जो है वो गैसों का तबादला, उसके सबसे पहले हम एयर पैसेज वे देखेंगे। एयर पैसेज वे देखेंगे। एयर पैसेज वे का मतलब ये है,
हवा के गुजरने का रास्ता, एयर हवा पैसेज गुजरना, वे रास्ता। तो हवा के गुजरने का रास्ता, हवा कहाँ कहाँ से गुजरेगी, तो एक जनरल अगर तस्वीर को हम देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हवा जो है वो नेजल कैविटी में आती है, ठीक है जी। नेजल कैविटी में कैसे दाखिल होती है, दो सुराख है नाक के अंदर, जिनको उर्दू में नथने कहते हैं, नथने, और इंग्लिश में उसको जो है वो नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स के जरिए जो है वो हवा अंदर दाखिल होती है। अब जब हवा नेजल कैविटी दाखिल होती है तो सबसे पहले कुछ प्रिवेंशन है। देखिए अल्लाह ने किधर किधर एहतियातें जो बरती हैं। आप किसी भी जिस्म के ऑर्गन को देखेंगे तो वो उसका फंक्शन आपको बताएगा कि वो तो सबसे आइडियल फंक्शन है। अब नाक के अंदर जो सबसे पहले, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है सबसे पहले उस गैस के साथ 2-3 काम किए, जो ऑक्सीजन या हवा जो लेके गए 2-3 काम किए जाते हैं। एक तो ये कि नाक अंदर से गीला रहता है हल्का हल्का, ठीक है जी, और इसमें बाल है तो वो बाल भी गीले रहते हैं हल्के हल्के। तो जैसे ही हवा अंदर दाखिल होती है तो पहला काम ये किया जाता है कि जो हवा के साथ डस्ट होती है वो इसके साथ चिपक जाती है अंदर, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आगे गुजरती जाएगी वो चिपकती जाएगी उन बालों के साथ। तो इस तरह उस हवा में से डस्ट पार्टिकल आपने लगा दिए। जैसे आप देखें दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, कोई गाड़ी होती है, कोई मोटरसाइकिल, उसके अंदर फिल्टर लगा होता है। वो फिल्टर वो क्या करता है, वो हवा, जब क्योंकि गाड़ी को पेट्रोल जलाने के लिए हवा चाहिए, हवा उसमें नहीं, बाहर से, बाहर वाली हवा में होता है कचरा। हमने हवा साफ करके तो सिलेंडर तो नहीं लगाया उसके साथ, मोटरसाइकिल के साथ, हम तो बाहर से वाले। तो उसको उस कचरे को रोकने के लिए, उस डस्ट पार्टिकल को जो हवा के रोकने के लिए फिल्टर लगा हुआ है, ताकि हवा से गुजरे डस्ट ना गुजरे, डस्ट फिल्टर में रह जाए। तो कुदरत ने एक फिल्टर फिट किया हुआ इधर। कुदरत कितनी समझदार है, ताला का निज़ाम कितना खूबसूरत है कि हर चीज़ के अंदर हिकमत जो है वो शामिल है कि फिल्टर लगा हुआ है। उसने पहले हवा को में से मट्टी को जो है वो साफ करना, ताकि जो हवा आगे जाए वो क्लियर होके जाए। फेफड़ों में जो है ना, वो अगर मट्टी इकट्ठी होगी तो फेफड़े तो बंद हो जाएंगे, छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके, अल्विलाई वगैरह। दूसरा तरीका वो ये करेगा कि जैसे ही हवा बाहर से दाखिल होगी, बाहर का टेम्परेचर होगा डिफरेंट, या कम होगा या ज़्यादा होगा, सामना बराबर भी हो सकता है, नसीब की बात है या मौके की बात है। लेकिन आमतौर पर अगर गर्म ज़्यादा है तो गर्म है बाहर, अगर ठंडा बाहर मौसम हो तो ठंडी हवा होगी। जिसम का टेम्परेचर आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.5 या 6। तो अब वो हवा जैसे ही अंदर जाएगी, उसका अगला काम ये करना पड़ेगा, उसको गर्म करना होगा या ठंडा करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है, अनिश्चित रहना जरा, मैंने किधर कल की चले। अच्छा, तो अब हम देखते हैं अपना वो गर्म कर देता है, ये ठंडा कर देता है। यानी अगर गर्म हुआ तो ठंडी कर देगा, ठंडी है तो गर्म कर देगा। दूसरा काम, ठीक है जी। तो इसके अलावा गीली कर देगा। अगर खुश्क चीज हमारी स्किन से टकराएगी ना तो उसमें वो रैश पैदा कर देती है, ठीक है जी, स्किन को खराब कर देती है रगड़। और खुश्क चीज में से चूंकि मालिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, बातें बंद कर दी। खुश्क चीज में चूंकि मालिक्यूल खुश्क होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से मालिक्यूल करीब करीब होते हैं, उनमें से हवा का गुजरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा तर हो जाए, वो हल्का सा गीला हो जाए, तो हवा का गुजरना उसमें से आसान हो जाता है। तो इसलिए नाक उसको गीला भी करता है, ताकि जब वो नीचे तक जाए, एक तो हमारे टिश्यूज को वो खराब ना कर दे। जैसे सर्दियों में बात करते बहुत खुश्क हवा चलती है, और उस वक्त वो जो सांस लेते हो, सांस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जो नाक खराब होगी हमारी, ठीक है जी। खुश्क हवा की चल रही है, उसने जो अब सांस की नाली में डैमेज पैदा कर दिया, ब्लड हल्का हल्का बात को नाक में से आना शुरू होता है उसके साथ। तो खुश्क हवा, तो इसलिए उसको तर करना पड़ता है। तो नाक तर करता है उसको, ताकि हवा जब अंदर जाए तो डैमेज ना करे हमारे टिश्यूज को। नहीं, हवा वही है बेटे, उसमें नमी हो तो वो ठीक है, मैं उसको ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नमी वाली हवा आसानी से गुजर जाती, मसला नहीं करती। लेकिन अगर ड्राई एयर हो, जैसे बिल्कुल खुश्क मैदान है, धूप चढ़ी हुई सहरा में, बड़े ग्राउंड में चल रहे हैं, तो खुश्क हवा के नाक में जाएगी तो चुभन करेगी। तो गीला कपड़ा लोग लगा लेते हैं नाक के ऊपर उस वक्त, फुल गर्मी के मौसम में या फुल सर्दी में जब खुश्क हवा जाएगी, दोनों मौसम में खुश्क हवा चलती है। वो क्या करती है कि जब ड्राई एयर लगेगी ना, देखिए हमारी स्किन, आप मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं सर्दियों में, पता क्यों लगाते हैं? स्किन ड्राई हो जाती है, वो स्किन खराब होने से। तो जब हवा खुश्क जाएगी तो हमारे अंदर का जो हमारा पूरा सांस का नाली है उसको खराब नहीं करेगी। तो अल्लाह ने इसको ख्याल नहीं रखना, अल्लाह ने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है नाक के अंदर, ताकि हवा नरम होके, नम होके, गीली होकर अंदर, ठीक हो गया जी। तो देखिए कितना ख्याल रखा है एक एक हिस्से का। सांस लेना है, एक एक बारीकी तो बारी ना रखते हैं यहाँ पे, तो सारा कचरा में आ जाता है। 2-3 महीने के अंदर हमारे फेफड़े अंदर से काले होते, कचरे से भर जाते, और सांस ना लेने के बिना मर जाते। कितना निज़ाम। तो
तो नॉस्ट्रल से दाखिल होगा, नॉस्ट्रल के दाखिल होने के बाद अगला चीज जो है वो और जो है फेरेंक्स है। ये पिछला हिस्सा जो फेरेंक्स है, ये वाला फेरेंक्स है, ये सॉरी ये वाला हिस्सा फेरेंक्स है। माजरा तस्वीर में जरा बड़ी कर देता है। ये नॉस्ट्रल जहाँ से हवा दाखिल हुई है, उसके बाद फेरेंक्स कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज क्या ग़िज़ा भी यहाँ से गुजरती है, हवा भी यहाँ से गुजरती है, कॉमन पैसेज है। इसके बाद अगला हिस्सा आता है लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स। आपने पढ़ा उसके ऊपर एक एपिग्लॉटस होता है ताकि ग़िज़ा को वो जो है उसमें ना जाने दे, ठीक है। इसी वॉइस बॉक्स के अंदर या लिरिक्स के अंदर यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दो पट्टियाँ होती हैं, बैंड्स, जो आवाज़ वाइब्रेट करती है और आवाज़ पैदा करती है, ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला हिस्सा बनेगा, इस ग्लॉटस के बाद निचला हिस्सा बनेगा, वो ट्रैकिया है, ठीक है जी। और उसमें सी शेप कार्टिलेज है, छोटे छोटे कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि अब पानी जो है, पानी कह दिया हवा जो है वो थोड़े से बड़े हिस्से में दाखिल हुई है। आगे उसने आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होते जाना है। पहले तो बड़े हिस्से में दाखिल हुई, उसके बाद उसने डिवाइड होना छोटे छोटे हिस्से। तो वो जो पाइप है जिसमें हवा जा रही है वो कोलैप्स ना हो जाए। देखिए ना, गुब्बारा है, हमारा टिश्यू गुब्बारे की तरह होता है। आप फूंक मारते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, हवा निकालते हैं, गुब्बारा बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारे टिश्यू नरम है, उनमें फ्लूइड जाएगा वो खुल जाएंगे, हवा जाएगी खुल जाएंगे, फ्लूइड वापस खाएंगे वो बंद हो जाएंगे। तो सांस की नाली को तो बंद नहीं होना चाहिए। ये ना, हम सांस लें, अंदर सांस जाए, आवाज जाती हो तो खुल जाए, लेकिन जब आवाज अंदर जाके रुक जाए, अब आवाज नहीं है पाइप में, पाइप बंद हो जाए ऐसे। अब बंद पाइप को खोलना बहुत मुश्किल होता है, नहीं खोल सकते। बहुत जोर लगा, कभी पाइप क्लोज किया और उसे खोलने की कोशिश की, बहुत जोर लगा, नहीं खोल सकते। तो इसलिए कुदरत ने इंतजाम क्या किया, सी शेप कार्टिलेज इलास्टिक टिश्यू लगाया ताकि पाइप बंद ही ना हो, लचकदार मटेरियल बीच में डाल दी, ठीक है जी, ताकि पाइप जो है वो क्लोज ना हो। आपने देखा ये वॉशिंग मशीन होती है या सिंक लगे होते हैं घरों में बर्तन धोने वाले, उसके बीच जो उसका जो पाइप होता है वो रिंग वाला होता है। प्लेन पाइप क्यों नहीं डाल देते? प्लेन पाइप जो है वो नरम होता है, वो कोलैप्स कर सकता है ऐसे। ये जो रिंग बने होते हैं और वो सख्त मटेरियल के बने होते हैं, प्लास्टिक सख्त मटेरियल का बना होता है, वो रिंग होने की वजह से उनकी गुलाई जो है वो एक छोटे से हिस्से गुलाई बरकरार रहती है, फिर अगले की बरकरार रहती है, फिर अगले की, वो कोलैप्स नहीं होता, ऐसे पिचक नहीं जाता। और मैंने बताया जब पिचक जाएगा फिर उसे खोलना नामुमकिन है, फिर पाइप ही नहीं लगाना पड़ता है। तो इसलिए जिन जगहों पर ज्यादा फ्लो पानी का होता है उन जगहों पे क्या किया जाता है, ये रिंग वाला यूज करते हैं। या जहाँ पे आप चाहते हो कि ब्लॉकेज होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि उसमें किचन में वो सारा खाने वगैरह का आपने धोना है, साबुन वगैरह, ऑयल वगैरह, जो मक्खन वगैरह या घी वगैरह वो बीच में जाता है, तो वहाँ कोलैप्स होने का ज्यादा खतरा है। इसलिए उसको बचाने के लिए वो रिंग करते हैं। इस तरह वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, क्योंकि उसमें कचरा जाता है, कपड़े धोते हैं, डस्ट बीच में सही जाती है। तो जिन जगहों पर ज्यादा बंद होने का खतरा हो उनमें रिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं ताकि वो बंद ना हो, खुला रहे पाइप, ठीक हो गया। तो कुदरत ने देखा ट्रैकियम हमारे यहाँ लगाया हुआ, ताकि जब हवा अंदर जाए तो कहीं हवा जब कम हो तो बंद ही ना हो जाए, बंद होगा तो फिर कैसे खोलेंगे। तो हर जगह इंतजाम जो है वो इतना बेहतरीन अंदाज में किया गया। इसके बाद ये आगे जाएंगे, दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, इनको हम कहेंगे ब्रोंकियाई। इन ब्रोंकियाई को मजीद छोटी छोटी शाखों में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएंगे ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियोल फिर जाएंगे एल्वुलर डक्ट में, और ये जो है एक गुच्छा जो है इसको हम एल्वुलाई कहेंगे, ठीक है जी। एल्वुलर डक्ट, उसमें एल्वुलाई है, उस एल्वुलाई के अंदर बारीक बारीक सेल मेम्ब्रेन्स है, उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर कैपिलरीज लगी हुई हैं। वो कैपिलरीज क्या करती है कि जो हवा है, वो चूंकि सिंगल सेल वाली मेम्ब्रेन आ गई है, यहाँ पे बहुत बारीक मेम्ब्रेन है, तो हवा जो है वो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल के कैपिलरीज में आ जाएगी, और कैपिलरीज में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के इनमें आ जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ से जो है वो फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह ऑक्सीजन जज़ब होकर खून में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आ जाएगी। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो काम करता है। अच्छा जी, उर्दू में भी देखने ऐसे ही है जैसे मैंने बताया है, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल में। चीज़ें बता दी हुई हैं कि नेजल कैविटी है, सारी बात है, नॉस्ट्रल के जरिए खुलते हैं, दो समय नेजल कैविटी डिवाइड होती है, उसमें म्यूकस होता है, बाल होते हैं जो फिल्टर करते हैं, जैसे मैंने कहा फिल्टर का काम करते हैं, सारी बातें मैंने बताई हैं। इसमें हम आपको नमी देते हैं, गर्म करते हैं ताकि टेम्परेचर जिस्म के बराबर हो। देखिए टेम्परेचर जिस्म के बराबर होना बड़ा ज़रूरी है। सर्दियों में आपको कभी क्यों लगती है? ठंडा जब जिस्म हो जाए, और गर्मी में शदीद गर्मी तब लगती है जब जिस्म गर्म हो जाए पैसे। तो अगर हवा गर्म या ठंडी जाएगी, जिस्म ठंडा हवा गर्म चली गई तभी मसला करेगी, और जिस्म जो है वो गर्म है और हवा शदीद ठंडी चली गई है, वो भी कभी लगा देगी बंदे को, मुसीबत में डाल देगी। तो इसलिए ये नाक क्या करते हैं, हवा को बैलेंस करते हैं ताकि ठंडी या गर्म हवा ना जाए, ठीक है। आप ठंडा पानी पीते हैं,
सडनली बहुत गर्मी में आप आए हैं, आपको गर्मी लगी हुई है, तो पानी पीने का सही तरीका तो पहले आप अपने आप को बहाल करें। जब आप पानी पीते हैं तो उसका सही इस्लामी तरीका तो ये कि आप आराम से पहले बैठें, तामुल से बैठें, पहले अपनी सांस बहाल करें, उसके बाद प्याले पे पानी डालें। जब सांस बहाल हो जाए तो पानी डालें। उसमें पानी को देखना भी है कि इससे तो कोई चीज़ तो नहीं है। फिर 3 सांसों पीने का मकसद क्या है, रुक रुक के पिए ताकि आपके जिस्म को एडजस्ट करने का मौका मिले उसके साथ। अगर आप आए गर्मी से फुल गर्म जिस्म हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जिस्म का ऑलरेडी हुआ और फुल यक ठंडी बोतल आपने बीच में से निकाल के कटाकट पी ली हुई है, अब होगा क्या उससे? उधर टेम्परेचर था 40, इधर टेम्परेचर था 0। जब ये दोनों चीज़ें 40 और 0 वाली सडनली मिलेंगी तो जो सेल होते हैं वो तो बड़े मासूम से कमज़ोर से होते हैं, उन्हें जब इतना टेम्परेचर का झटका एकदम लगेगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो कहते सर दुखना शुरू होगा। जैसे ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, मसलन ये अगर स्लश बिकता है दुकानों में, बाहर रोडों पे स्लश होता है, बारीक बारीक क्रिस्टल होते हैं, आइस के क्रिस्टल, बीच में उन्होंने रंग डाला होता है, फ्लेवर डाला होता है। मैं 3-4 दफ़ा जिंदगी में पिया, जब भी मैं पीता हूँ मेरे सर में फौरन दर्द शुरू होता है, 2-3 घूट लेता हूँ, दर्द शुरू होता है। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जैसे नहीं पिया जाता बंद कर देता। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जैसे ही वो आया बाहर से गर्म और ठंडा पानी जब पी लिया उसके तमाम सेल जो है वो शॉक में चले जाएंगे, शॉक में। जैसे हमें एक इंसान एक लम्हे के लिए हम इंसान अपने आप को सेल समझते हैं, कोई हमें पकड़े और तेजी से रस्सी से बांध के ऐसे 200-300 चक्कर 1 सेकंड में देने के हिसाब से घुमाना शुरू कर दे तो कितना झटका लगेगा। हम ऐसे ही सेल को झटका लगता है उसको, और वो सेल सारे सडनली ब्लॉक हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं शदीद झटके की वजह से। और उससे हम कहते हैं कि जी ये हमें जो है वो सर में दर्द शुरू हो गई। तो फिर कितनी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बहाल होता है सर जो है वो, यहाँ बाजू का दर्द बाजू हो जाती है, बाजू का एक दिन रहती है, उसे कहते हैं पंजाबी में कहते ठंडा तत्ता हो गया। तो इसलिए उसे कहा गया आप बैलेंस करके उसको देख के आराम से पिया जाए, थोड़े थोड़े टुकड़ों में पिया जाए ताकि वो मुश्किलात पैदा न करें। तो ऐसे ही जो है वो हवा का मामला भी है, टेम्परेचर डिफरेंस। लिरिक्स मैंने आपको बता दिया क्या है, वॉइस बॉक्स बता दिया हुआ, ग्लॉटस मैंने आपको बता दिया हुआ है, वोकल कॉर्ड्स बता दिए हुए हैं, इसका मैंने ट्रैकिया बता दिया। इसकी लंबाई नहीं बता सका, 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है, एसोफेगस के सामने होती है, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, ये अंडरलाइन करना ऑब्जेक्टिव बड़ा मशहूर है, सी शेप कार्टिलेज इसके अंदर होते हैं ताकि ट्रैकिया सुकड़ जाने की वजह से बंद ना हो जाए। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलैप्स, कोलैप्स कर देना, ठीक है जी। जैसे हम कह सकते हैं तालिबान के आगे अमेरिकन फोर्सेस कोलैप्स कर गए, बदतरीन तरीके से मार खाई हुई, तो उसी को कह सकते हैं कि नालियां जो है कोलैप्स कर गई। इसके अलावा नालियां 2 टुकड़ों में ब्रोंकाई मैंने बता दिया है, ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, फिर एल्वुलर डक्ट बन जाती हैं, एल्वुलाई बन जाता है, गुच्छा जो है, ठीक है जी। सिंगल सेल का होता है वहाँ पे ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफर हो सके। लंग्स हैं जी आपके सिलेबस में नहीं, और देखें क्या चीज़ है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है, ठीक है। इंस्पायरेशन या बच्चे बातें ना करें, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन और एक्सपायरेशन या एक्सलेशन होगी। इंस्पायरेशन का मतलब है सांस का अंदर लिया जाना और एक्सपायरेशन का सांस का बाहर निकालना, यानी गैस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो उसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन, जब बाहर निकालेंगे तो एक्सपायरेशन होगी। अब कैसे ये होगा कि इंस्पायरेशन के टाइम आपने देखिए नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, सारी बात नेगेटिव प्रेशर की है, ठीक है जी। आप जब कोई पानी पीते हैं तो ग्लास से पीते हैं, एक होता है जूस पीते हैं जो पाइप से, स्ट्रा जिसको हम कहते हैं, स्ट्रा से पीते हैं, ठीक है जी। तो वो फर्क क्या दोनों में, जब ग्लास से पीते हैं तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, पानी खुद ब खुद अंदर चला जाता है, लेकिन जब स्ट्रा से पीते हैं तो आपको जोर लगाना पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। आप हवा वैक्यूम क्रिएट करते हैं पाइप के अंदर, क्योंकि पाइप होता है जूस के अंदर और दूसरा सिरा जो है वो हमने मुंह में रखा हुआ है, और उसको फिर हम जब खींचते हैं तो हम पाइप के अंदर जो हवा मौजूद थी, क्योंकि पहले जब आपने पाइप बीच में डाला थोड़ी सी हवा होनी है पाइप में, लेकिन जब उसे आपने खींच लिया तो वो हवा बेसिकली आपके पेट में चली गई। अब पाइप में क्रिएट हो गया वैक्यूम, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जूस नीचे से जो है वो ऊपर आता है, ठीक है जी। इसका मतलब जब आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसी जगह पे हवा को खत्म कर देते हैं, ये कम कर देते हैं सादा लफ्जों में, तो उसको फिल करने के लिए बाहर से लिक्विड फ्लूइड या गैस जो भी है वो आएगी। तो हमने भी यहाँ पे यही करना है, हमने फेफड़े का जो है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है, फेफड़े पे जो दबाव है उसे कम करना है, फेफड़ा फैलेगा, फैलने जब दबाव कम होगा तो फैल जाती है चीज, सारी बात जब फैल जाएगा उसके अंदर प्रेशर में कमी वाक़ हो जाएगी, लेकिन हवा में प्रेशर बराबर होगा।
तो हवा में प्रेशर उसके लिहाज से अब ज्यादा हो गया हुआ है। यानी फर्ज करें हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए 1 एटमॉस्फेयर है, फेफड़ों में भी 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन जब फेफड़े अंदर से फैल गया है और हवा भी फैल गई तो हवा दूर दूर नहीं चलेगी, अब वो दीवारों में कम प्रेशर डालेगी, अंदर रह गया आधा एटमॉस्फेयर, अब अंदर आधा है बाहर 1 है, तो बाहर से अंदर हवा चले जाना, ये होगी इंस्पायरेशन। और अब जब हवा अंदर चली गई है, अब फेफड़े में प्रेशर डाला जाएगा तो फेफड़ा जो है दब के छोटा रह जाएगा, ठीक है नी? जब उसमें दबाव पड़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, जब करीब करीब आएंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब वो फर्ज करें हवा का है 1, लेकिन फेफड़े के अंदर प्रेशर हो गया 1.5 एटमॉस्फेयर 1.5, तो अब फेफड़े के अंदर ज्यादा बाहर कम हो गया, तो फेफड़े से हवा जो है वो बाहर चली जाएगी। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना, वो कैसे कैसे क्रिएट करना, कुछ प्रोसेस है। वो कहते हैं कि रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पसलियां ऊपर चली जाती हैं, पसलियां ऊपर, जब पसलियां ऊपर जाएंगी तो जो चेस्ट कैविटी है यानी सीने की जो खाली जगह है वो बढ़ नहीं जाएगी पसलियां ऊपर जाने, और डायाफ्राम जो है वो नीचे को जाएगा, पसलियां बाहर को जाएंगी ताकि जगह ज्यादा अंदर बने, और डायाफ्राम नीचे में चेस्ट कैविटी बड़ी कर रही है ताकि प्रेशर अंदर जो है वो कम हो जाए, ठीक है जी। तो जब ये डायाफ्राम नीचे जाएगा और जो रिब्स बाहर को जाएंगी तो इससे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा अंदर फेफड़ों के अंदर, हवा में तो प्रेशर उतरेंगे, फेफड़ों का कम हो गया, लिहाजा हवा से फेफड़ों की तरफ जो है वो ट्रांसफर शुरू हो जाएगी गैसेस, ठीक हो गया। अब दूसरा प्रोसेस जो एक्सपायरेशन का है वो इससे उलट है, उसमें ये होता है कि जो पसलियां ऊपर को गई थी स्पेस ज्यादा बढ़ाने के लिए वो नीचे आ जाएंगी, स्पेस कम हो गई, और डायाफ्राम जो नीचे हो गया था स्पेस बढ़ाने के लिए वो ऊपर आ जाएगा। दोनों साइडों से फेफड़ों पर दबाव बढ़ाया गया, जब दबाव बढ़ाया जाएगा तो अब फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर वाली हवा के प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा, लिहाजा वो अंदर से डिफ्यूजन के असूल के तहत ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा को धक्का देगा, ठीक है। तो एक इंस्पायरेशन है और जो बाहर निकलने वाला वो एक्सपायरेशन। वो कहता है 16 to 20 टाइम जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में है, अलबत्ता अगर कोई बंदा जो है एक्सरसाइज कर रहा हो तेज तो 30 से 40 हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये जो रेस्पिरेशन का रेट है इसे कुछ चीजें और भी कंट्रोल करती हैं। एक तो ये ना कि रेट कितना है, कौन कंट्रोल करता है इस रेट को, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है जी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार दिमाग में ज्यादा होगी, लेकिन जब इंसान वर्जिश शुरू कर देता है, ज्यादा वर्जिश शुरू कर देता है, तो होता ये है कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होती है। हमने शुरू में पढ़ा है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाएगा और ग़िज़ा को तोड़ा जाएगा और उससे एनर्जी बनेगी। तो जब वो दौड़ लगाएगा, तेज दौड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा ऑक्सीजन उसने इस्तेमाल करनी है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करनी है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड में ज्यादा है, ये ब्रेन में जाकर टच करती है और ब्रेन को मैसेज देती है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। ब्रेन मजबूर होकर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या करता है, कम कर देता है। वो कैसे करता है, वो तो नहीं करेगा, वो ऑर्डर देगा इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि फेफड़े ज्यादा तेजी से हरकत करे, और जब वो ज्यादा तेजी से हरकत करते हैं बार बार ऑक्सीजन आती, गैस आती जाती है जिससे ज्यादा ऑक्सीजन जिस्म को मिल जाती है। तो ये जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कंट्रोल करती है, ठीक है। ये लिखा हुआ था नॉर्मल ग्रेटर द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट करती है। अच्छा जी, ये शरा मैंने बता दी, उर्दू में भी देख लेते हैं। उर्दू में तकरीबन ऐसा ही है कि जो पसलियां हमारी की तरफ आएंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। ये वाला, ठीक है। तो बाकी वो चीज़ें वाले वैसे ही बताएंगे जैसे आपको बताइए कि पसलियां जो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आएंगी, डायफ्राम नीचे जाएगा तो इंस्पायरेशन होगी, जब पसलियां अंदर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा तो एक्सपायरेशन होगी। और रेट भी उन्होंने बता दिया कि 20 से लेके। इसके बाद इंस्पायर और एक्सपायर्ड एयर की जो आपको कंपोजिशन चेक करनी है वो दोनों तरफ एक ही जैसी है, तो इधर देख लेते हैं, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो 21% आने वाली हवा में, 16% जाने वाली में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% है, वो 4% हो जाती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 79 है, 79 रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे जिस्म जैसा भी नहीं करता। हमारे फेफड़े तो ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो चेंजेस इन दोनों गैसेज में होनी है और कुछ वेपर्स वगैरह में होनी है, बाकी चीजों में होनी है, टेम्परेचर में होनी है, लेकिन नाइट्रोजन का तो काम ही कोई नहीं हमारे साथ। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आते हुए वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्यों आते हुए, आप खुश्की में खड़े तो थोड़े आएंगे, आप नमी वाली जगह पे खड़े दरिया के किनारे या झील के किनारे तो आपको ज्यादा वेपर्स आएंगे। तो ये वेरिएबल है, आते हुए डिफरेंट होते हैं, लेकिन जाते हुए क्या होंगे, सैचुरेटेड। जब जिस्म से होके हवा चली जाती है तो वेपर्स जो है वो भर जाते हैं उसके अंदर, हवा के अंदर नमी के मालिक्यूल, पानी के मालिक्यूल ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर तो पानी मौजूद है
बाहर कम है या ज़्यादा, वो तो बाहर का माहौल है, लेकिन अंदर तो एक जैसा होता है, इसलिए अंदर से पानी भर के वापस जाए। तीसरा, डस्ट पार्टिकल आते हुए वेरिएबल है, मुख्तलिफ होते हैं, जाते हुए बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि सारे रास्ते में होता है। शुरू में तो बाल है, फिर म्यूकस लगी होती है, निचले से म्यूकस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको जज़ब करती जाती है डस्ट को, ठीक है जी। इसके बाद टेम्परेचर जो है वो जाते हुए वेरिएबल है, आते हुए जिस्म के बराबर होता है, जितना जिस्म का टेम्परेचर उतना ही इसका टेम्परेचर होता है। तो ये हमें देखना है, ये उर्दू में भी ऐसे ही टेबल ही है सारी बात है। इसके बाद हाँ जी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं कोई बिगाड़ जो पैदा हो जाए, और रेस्पिरेटरी का मतलब जो है सांस के साथ इसका ताल्लुक हो, ठीक है जी। तो पहला है ब्रोंकाइटिस। ये लफ्ज आइटस जहां पे भी आएगा, ITIS, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन या सोजिश। सोजिश का मतलब सूज जाना। सूज जाने की 4 अलामतें होती हैं। एक ये कि वो जगह गर्म होती है, एक होती है कि वो रेड होती है, एक ये कि वो फूली हुई होती है, फ्लूइड भर जाता है वहां पर, और चौथा ये कि वो काम करना छोड़ देती है वो इस साइड। ये स्वेलिंग की 4 अलामतें, इन्फ्लेमेशन की 4 अलामतें होती हैं। ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का सांस की नाली की सोजिश। सोजिश का मतलब है जब उसमें फ्लूइड भर जाए। देखिए ना भाई, जब चोट लगे ऐसे, कभी किसी के चोट लग जाए तो या वो दाना छाला सा बन जाता है, दाना सा बन जाता है, थोड़ा सा जैसे कहने से पानी सा या खून भर जाता है, ये सोजिश है। तो सांस की नाली की जब सोजिश होगी तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कह देंगे। अगर लिवर की हो तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं, वो भी ITS है, ITIS, आइटस, ठीक है जी। तो अगर किडनी की है उसे नेफ्राइटिस कहते हैं। तो मुख्तलिफ है। अगर दिमाग की तहों की है, दिमाग को मेनिंजीज कहते हैं, 3 तहें आपने पढ़ी, दिमाग की 3 तहें होती हैं, तो उनको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो आइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। अब जिस हिस्से की इन्फ्लेमेशन है उसे नाम लगा के एंड पे आइटस लगा दें, ठीक है जी। जैसे स्किन के ऊपर इशू तो उसे कैरेटिनाइटिस कह देते हैं, स्किन कैरेटिन प्रोटीन से बनी है जी। नेफ्राइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जो है ब्रोंकियोल या ब्रोंकियोल्स की जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन है। ये क्यों होती है? ज्यादा सिक्रीशन निकलती है, कहते हैं सांस की नाली की तंगी हो गई। तो कैसे तंगी हो जाती है? कोई ऐसी चीज आती है जो एलर्जी क्रिएट करती है, ठीक है जी, उसकी वजह से सांस की नाली में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन हो तो मैंने कहा फ्लूइड इकट्ठा होता है वहां पे, वो सूज जाती है। उससे क्या होता है, नाली अगर इतनी मोटी है तो फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से नाली तंग हो जाएगी। जब नाली तंग होगी तो आपको ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी? कम मिलेगी, जिसका नुकसान ये होगा कि जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कम है, तो जिस्म का मैकेनिज्म है ऑक्सीजन तो उसने पूरी करनी है, फौरन खांसी लग जाएगी, ठीक है। ये जो कोरोना आया इसने एक फायदा तो किया, वहां पर उसमें मास्क लगवाने की वजह से सांस की बीमारियां बहुत ठीक कर दी। मेरा खुद प्रॉब्लम, मेरा बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं 10-11 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे एक मार्कर से बड़ा इशू है, ये जो मार्कर इसमें जाइलिन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट है, चुभती है, ज़्यादातर बादलों को नहीं एलर्जी होती, मुझे जाइलिन से बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं जब भी लेक्चर पढ़ाने के लिए आता था पहले, और जैसे ही मैंने मार्कर का ढकना ही खोलना तो साथ ही मुझे वो जब नाक में जानी तो मुझे खांसी शुरू हो जाएगी। बाज का ऐसे होता था कि खांसते खांसते पूरी तरह बोल भी नहीं कर सकता था, फिक्रा पूरा, इतना मुझे इशू रहा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में मैं तो मास्क पहने तो डस्ट आना बंद होगी, गला मेरा, क्योंकि डस्ट भी बहुत आती थी पहले मास्क ना पहनी, वो आदत जब बन गई तो डस्ट मेरी रुक गई। दूसरा एक तो जाइलिन जरा कम है, क्योंकि ये LCD में थोड़ा सा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस वजह से अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो बाद लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो होता ही है कि सांस की नाली तंग हो जाती है। वो लोग खाने जाते हैं कहीं पे, उन्होंने मिर्च मसाला रखा होता है, मिर्च को हल्का सा वो जब आग लगती है तो उसमें से वो जो निकलती है उसकी ऑर्डर, वो नाक में जाता है, साथ ही खांसी शुरू हो जाती है। मैं दोस्तों के साथ जाना, कहीं पे भी जाना, वहाँ पे जाकर थोड़ी सी वो तेज चीज़ उन्होंने डाली और साथ ही मुझे खांसी शुरू हो जाती थी। बड़े मुश्किल से वक्त गुजरा है, लेकिन वो क्या है, इन्फ्लेमेशन होती थी इसकी, ठीक है नहीं। तो अगर आप उससे बच जाएं तो ये कोरोना का जो है उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान कोई नहीं, ये नहीं कहते सिर्फ नुकसान ही है, फ़ायदा भी है कि आप लोगों की आदत अच्छी बन गई। अच्छा जी, हमारी भी अच्छी बन गई। अब ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, इरिटेंट की वजह से भी हो सकता है। इरिटेंट में स्मोक इरिटेंट है, और चीज़ें जो ऐसी जो आपको मैंने बताया, जैसे तेज़ खाना बन रहा है उसमें मिर्चें तेज़ डाल दी, वो कढ़ाई में तेल फ्राई हो रहा है तो उसमें कोई चीज़ डाल दी तो उसकी स्मेल प्याज पे उसके निकल आई, वो भी। अब ब्रोंकाइटिस की 2 तरह की है, एक होती है एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट कहते हैं उस बीमारी को जो फौरन असर कर दे, जैसे जो है
वो आप जो गुजरे साथ ही हल्की सी स्मेल है, साथ ही तेज खांसी शुरू हो गई है कंट्रोल से बाहर, ये क्यूट है। एक है क्रॉनिक, आहिस्ता आहिस्ता होगी लेकिन आपको एहसास तब होगा जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, ठीक है। एक्यूट होता है फॉर्मेबल करने वाली कि अभी इन्फेक्शन हुई है या अभी बीमारी लगी है, अभी इसका रिजल्ट आ गया है, प्रॉब्लम शुरू होगी। और एक होती है क्रॉनिक, आहिस्ता आहिस्ता होने वाली। तो ये दो हैं। एक्यूट 2 हफ्तों से लेके जो 2 हफ्ते तक रहती है और इससे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा देर रहती है और वो 3 महीने से 2 साल तक रह सकती है। इसमें होगा क्या, कफ, खांसी आएगी, माइल्ड विजिंग, सीटी की तरह की आवाज़ बजेगी उसकी, उसे कहते हैं बखियाँ बजना, पंजाबी में कहते हैं उसको, पसलियों का बजना। अक्सर बच्चों को होती काली खांसी, जिन बच्चों को होती है काली खांसी होती है जो प्रोलॉन्ग काफ़ी देर रहे, तो बच्चे सर्दियों में क्या होता है लंबी लंबी जो वो खांसी करते हैं और सीटी की तरह की आवाज़ उनके ऐसे करके ऐसे आवाज़ ये निकलती है जो सांस को पीछे को जोर लगा के खींचा है, इसको कहते हैं विजिंग साउंड या विजिंग जो है वो। इसके अलावा फीवर, बुखार, चिल्ड, ठंड लगना, क्योंकि उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही और जिस्म पूरी एनर्जी पैदा नहीं कर रहा तो जिस्म को ठंड लगेगी क्योंकि हीट पूरी पैदा नहीं हो रही, एनर्जी पैदा नहीं हो रही। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी तेज तेज से सांस लेगा और ज़्यादा लंबा काम वो नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये इशू बस उर्दू में देख रहे हैं, यही अलामतें हैं मेरा ख्याल। अगर आप कहते तो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन है नहीं। उर्दू वाला कौन बच्चा है, आप है उर्दू वाली, ठीक है, समझ आ गई इसकी कि मैं उर्दू में रीडिंग कर बता दूँ आपको। एक्यूट ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ 2 हफ्ते, वही बात लिखी हुई। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 3 महीने 2 साल तक रहती है। अलामतें वही मैंने बता दी है, सांस में हल्की हल्की खरखराहट जो है, खरखर की साउंड, वो जो बलगम नहीं होती गले में उनके, खरखर की साउंड उनकी निकलती है वो। बुखार, सर्दी लगना, सांस की तंगी और भारी काम करते वक्त दिक्कत जो है वो ये शामिल है। अच्छा, जिसके बाद देखते हैं एम्फिसीमा, ये नहीं है, नमूनिया है। नमूनिया जो है ये क्या है, नमूनिया फेफड़ों की इन्फेक्शन है और अगर ये इन्फेक्शन दोनों तरफ में होगी तो इसे डबल नमूनिया कहते हैं, ठीक है जी। और नमूनिया की सबसे कॉमन काज जो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई नाम का बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई नाम का जो बैक्टीरिया है, ये सबसे कॉमन जो है वो टाइप है इसकी, ठीक है जी। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई जो है सबसे कॉमन टाइप है इसकी। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ वायरल फंगल इन्फेक्शन जो है नेमोनाई पढ़ते हैं वैसे। बाकी मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन में मैंने तो जिंदगी में कोई बहस नहीं की। प्रोनाउंसिएशन कई तरह की होती है, आप ये हमारी इंग्लिश और तरह की, आप यहाँ थोड़ा सा मकरानी एरिया, थोड़ा सा अगले एरियाज में जाएँ, कहते हैं हर 15 से 20 किलोमीटर के एरिया के बाद जो जुबान के तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो ये तलफ़ुज़ों पे जाने की इतनी बहस वाली जरूरत नहीं है। अलबत्ता नेमोनाई पढ़ते हैं इसको, नेमोनाई भी पढ़ते हैं, नेमोनाई भी पढ़ते हैं, नेमोनाई भी पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई, ठीक है जी, ये होगा। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शन से भी नमूनिया हो सकता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एल्वुलाई में दाखिल होता है, वो जो हमने कहा था वो गुच्छानुमा जो है उसमें दाखिल होगा, वहाँ पर रहेगा और इसके बाद ये लंग टिश्यू को डैमेज करता जाएगा, वहाँ फ्लूइड भर जाएगा और पस भर जाएगी। उसको कैसे डॉक्टर देखते हैं, स्टेथोस्कोप जो उनके पास होती है वो इधर ये जो फेफड़े हैं इसके पास पीछे में रखते हैं और वो कहते हैं लंबे लंबे सांस लीजिए, तो उस सांस की जो आवाज़ आएगी वो बहुत कुछ बताएगी। मतलब सांस की आवाज़ अगर तो क्लियर आ रही, कोई खास साउंड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नॉर्मल आवाज़ का सांस लेने की जो हमें आमतौर पर आवाज़ आती है वो ठीक है। अगर उसमें फ्लूइड भरा हुआ, तो जैसे आपने ग्लास में पानी भरा और बीच में आपने पाइप डाल के वो फूके मारे तो बुलबुले करके बुलबुले नहीं बनते उसके, वैसी आवाज़ आएगी। इसका मतलब फ्लूइड भरा हुआ उसके अंदर, पस भरी हुई है, पीप भरी हुई है फेफड़ों में, बलगम जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर विजिंग साउंड है यानी टिश्यू डैमेज हुआ, तो जैसे मैंने वो आवाज़ निकाल के दिखाई थी ऐसे करके, इसका मतलब होता है सांस उसे कम आ रहा है, वो जोर लगा रहा है सांस लेने के लिए, सांस रिटर्न नहीं हो रहा उसको। ये भी आ सकती है, या कुछ स्टेथोस्कोप बता देगी, इधर लगाएंगे इधर तो चेक कर लेंगे और डॉक्टर कहेंगे जी आपकी ये फलाम वाली है, तो ये कर लेंगे। तो इसकी जो अलामतें हैं उसमें कोर ठंड लगना, हाई फीवर, ज़्यादा बुखार होना, शिवरिंग जो है कपकपी तारी होना, ठंड लगी हुई पसलियाँ जो बचती हैं, स्पूटम प्रोडक्शन, स्पूटम कहते हैं बलगम को, ये जो बलगम थूक जिसे हम कहते हैं बलगम, ये बनती है। पेशेंट जो शॉर्ट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस तेजी से लेगा वो, पेशेंट स्किन कलर जो वो चेंज हो जाएगा और पर्पलिश हो जाएगा, जितनी ऑक्सीजन खून में ज़्यादा होगी उतनी स्किन जो है वो पिंकिश होगी और जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी उतनी स्किन पर्पलिश होगी, क्योंकि जो ब्लड होता है अगर उसमें ऑक्सीजन हो तो वो होता है रेड कलर का, तो स्किन को पिंक कर देता है उस वजह से, और अगर वो ऑक्सीजन के बगैर और डीऑक्सीजन वो होता है ब्लू कलर का।
इस वजह से स्किन डार्क हो जाएगी। तो स्किन उनकी डार्क कहेंगे पहले तो बड़े रंग आपका ठीक था, ये क्या हुआ पिछले 2 सालों में आपकी तो जो रंगत ही बदल गई है, रंग आपका बहुत काला हो गया। बेसिकली उसको ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सैचुरेशन बहुत थोड़ी है, ठीक है। पेशेंट स्किन कलर जो है वो डस्की या पर्पलिश हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो पुअर होगी, थोड़ी होगी। वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। आज से 20-25 साल पहले सब कहते थे कि ये मौत का बायस बनती है, इसका इलाज नहीं, अब तो इसका जो है वो बहुत अच्छा इलाज है। वो टेस्ट करते हैं, रिंग टेस्ट होता है, इधर वो हल्की सी वो एंटीजन लगाते हैं, उसके इर्द गिर्द वो निशान लगा देते हैं और एक कुछ दिनों बाद 2-3 हफ्तों बाद देखते हैं, अगर वहाँ जख्म बन जाए यानी कि वहाँ पर निशान बढ़ जाए उसका, तो उसका मतलब वाकई आपको टीबी है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ये इधर शहर में जाएँ तो गुमटी के पास जो है इनका टीबी सेंटर है, फैसलाबाद का पड़ा, वहाँ जाए तो फ्री टेस्ट करते हैं, पैसे कोई नहीं टेस्ट करके बताएंगे। एस्थमा है जी, उर्दू में भी देखते हैं इसको, सॉरी उर्दू में भी देखते हैं। एम्फीसीमा जो है वो एल्विया की दीवारों को टूट, ये नहीं सॉरी, नमूनिया पेपर में होने वाली इन्फेक्शन है, और अगर दोनों पे हो तो डबल नमूनिया कहेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के नाम से है, और ये फंगल इन्फेक्शन के नतीजे में भी हो सकता है। ये एल्विला में दाखिल होते हैं, वहाँ रहते हैं और टिश्यू को तोड़ते हैं, फ्लूइड और पस पीप को कहते हैं, बलगम, उससे भर देते हैं। नमूनिया की अलामत सर्दी लगना, बुखार तेज, कपकपाहट, बलगम भरी खांसी है, सांस की तंगी हो सकती है, जल्द की रंगत स्याही या अरगवानी गहरी ब्राउन माइल हो सकती है। इसकी वजह से कम ऑक्सीजन का शामिल होना है। वैक्सीन मिल जाती है, ये उसने कहा है। एस्थमा है जी, एस्थमा जो है ये एलर्जी है। अब एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। एलर्जी का मतलब ये है कि जिस्म किसी चीज़ के खिलाफ काम कर रहा है, किसी भी चीज़ की एलर्जी, कोई और चीज़ नहीं। एलर्जी ये है कि केमिकल जो जिस्म उसको समझता है कि ये नुकसानदेह हो सकता है मेरे लिए, या वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। तो जैसे जिस्म में केमिकल दाखिल होता है, जिस्म समझता है ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए है, वो उस केमिकल के खिलाफ क्या करता है, अमल कर देता है, जिससे स्किन पे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। सारी बात है, जब बैक्टीरिया को मारेंगे तो बलगम बनेगी, पीप बनेगी, वहाँ पे जख्म बनेंगे, तो उस वजह से वो इशू हो जाता है। अगर वो एलर्जी सांस की नाली की है तो जाहिर बात है सांस की तंगी शुरू हो जाती है उससे। ये क्या होती है, बाज़ जगह पे पोलन्स होते हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों में पौधों के पोलन हवा में, जैसे अपनी पोलिनेशन पड़ी थी, तो आपने विंड पोलिनेशन पड़ी थी कि हवा के जरिए कुछ जाते हैं, वो पोलन हवा में नजर नहीं आते लेकिन होते जरूर है। उस पोलन की वजह से क्या होगा, वो पोलन जो है वो अंदर चले जाएंगे और वो इरिटेशन करेंगे। अब एलर्जी कई लोगों को जो है वो अंडे से एलर्जी होती है, कई कहते हैं मुझे मछली से एलर्जी है, कई कहते हैं मुझे फलां से एलर्जी है, कई लोगों को होती है, अपनी अपनी टाइप की एलर्जी होती है। तो एस्थमा में जब वो पोलन्स या कुछ तरह की चीज़ जैसे डस्ट है, परफ्यूम है, जैसे मैंने कहा कि जिनको एस्थमा हो जाए ना, या इससे पहले ब्रोंकाइटिस सॉरी हो जाए, उनको परफ्यूम भी प्रॉब्लम करता है। जो भी चीज़ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चेंज पैदा करेगी, उसमें वो सांस के अंदर जाएगी, वो इरिटेशन कर देगी उनकी। परफ्यूम हो, इसके अलावा जो है वो पोलन्स हैं, ये सारे जो उसके लिए इरिटेशन का बायस बनते हैं, ठीक है जी। और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलना शुरू होता है, नाली में बहुत ज़्यादा फ्लूइड म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, पानी सा इकट्ठा हो जाता है, इसके नतीजे में नाली तंग हो जाती है और सांस नहीं आता। कंप्यूटर वाले फिजिक्स का टेस्ट याद कर लेना, ले लीजिए बैठे ठीक है। मैंने बाहर द सिम्टम ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब एस्थमा की सिचुएशन जाए वो एक बंदे दूसरे बंदे में अलग होगी। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, कईयों ने अपने पास वो इनहेलर रखे होते हैं, जैसे उनको सांस तंग वो एक बार से पुश करते हैं, वो इनहेलर की हवा अंदर चली जाती है, मेडिसिन इनहेलर के तौर पर रखे होते हैं। इसकी जो अलामतें विजिंग साउंड है पहले मैंने बता दिया, कफ है, चेस्ट टाइटनेस है, सांस की तंगी यानी कोई सीने में जकड़न जिसको हम कहते हैं वो, ठीक है जी। केमिकल जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को इलाज के यूज, बहुत से केमिकल यूज किए जा सकते हैं। ये मेडिसिन जो है इनहेलर, सांस लेने वाली मशीन के तौर पे जो छोटा सा इनहेलर होता है, जैसे परफ्यूम की होती है, वो उसको दबाते हैं, वो अंदर चला, मुंह में रख के दबा लेते हैं, वो अंदर चला जाता है। उर्दू में हम देखते हैं ये एक एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाइटिस में सोजिश होती है, ज्यादा म्यूकस बनती है, सांस की नालियों में सुकड़ाव यानी तंगी आ जाती है। दमे के मरीज में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामिल मसलन दर्द, धुआं, खुशबू, पोलन वगैरह के लिए हसास हो जाते हैं। जब ऐसे किसी एलर्जन का सामना हो तो सांस हवा की नालियां फौरन और गैर मामूली रद्दअमल दिखाती हैं और सुकड़ जाती हैं। इस हालत में मरीज को सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दमे की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। अहम अलामात सांस उखड़ना, खरखराहट सीटी के बाद, खांसी और सीने में तंगी। दमे के मरीजों में ऐसे केमिकल दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत हो। ऐसे इनहेलर्स, ऐसी दवाई इनहेलर के तौर पे है। आपने सुना होगा ये
कौन सा दरख्त होता है स्कूलों में बहुत ज़्यादा लगाया होता है, लंबा लंबा सर लट्टू की तरह उसके बीज होते हैं? सफ़ेदा, सफ़ेदा, यूकलिप्टस सफ़ेदा। ये इसके पत्ते जो है ये सबसे फौरी इलाज है। आपको भी इसको पता है, मरोड़ के देखें नाक में रखें तो वो उसकी वो ये बाम जो होती है विक्स बाम, इस तरह की उसकी स्मेल होती है। ये विक्स बाम जो लगाते हैं, विक्स की मशहूरी कभी आप कैसे नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तो वैसे बता रहा हूँ जिन लोगों को होती है वो। लेकिन एक वो इलाज भी है, हर बंदे को तो नहीं होती ना। कॉमनली वो सस्ता इलाज है कि वो उसका पत्ता तोड़ के, जिनको खांसी ज़्यादा आ रही है तो वो नाक में रखे तो नाक खुल जाती है। ठीक, वो ब्रोंको डायलेटर बंद नहीं करता, वो खोलता है बंद। ठीक है जी। या विक्स है वो भी लगाते हैं, वो भी इसी मकसद के लिए होती है कि वो लगाते हैं जब इधर, तो उससे क्या करते हैं वो ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जिससे सांस की नाली खुल जाती है। जबकि सांस की नाली खुल जाती है तो वो जो सर्दियों में बच्चों को खांसी की वजह से नींद नहीं आ रही होती, उनको नींद आसानी से आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सांस पूरा आना शुरू हो जाता है, उस हो जाता है। कौन से पत्तों में से? गम्स हो गए, रेजन हो गई, चीजें निकलती हैं। ये पीपल के दांत में से निकलता है। हाँ जी, गम्स होते हैं, रेजन होते हैं। ठीक है जी, गूंद कहते हैं उसको वैसे मेरा ख्याल। हाँ जी, फेफड़ों में कैंसर है जी। क्या चीज़ है जी? बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आपकी टॉपिक। हाँ जी, स्मोकिंग का जो बैड इफेक्ट है वो हमें इसमें देखना है। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से क्या मुराद है कि तंबाकू नोशी का जो है वो नुकसान, तो जाहिर बात है तंबाकू नोशी का नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है जी, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उसने कहा कि 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स उसके अंदर होते हैं, और 50 उनमें से जो है वो कार्सिनोजन है, 50 जो है वो कैंसर का बायस है। ठीक है, तंबाकू नोशी का एक नुकसान तो जाहिर है ये कि खुद इस्तेमाल करेंगे। बाज़ जगह फिल्टर आ जाते हैं, कुछ कंपनी कहती है कि हमने फिल्टर दे दिए, फिल्टर लगा के अगर आप सिगरेट लगाएंगे तो वो केमिकल कम जाएगा। जैसे हुक्के में हुक्के पीने वाले जो बाबे हैं, ये बात तो हुक्का पीते हैं, इधर पीते हैं, वो कहते हैं जब वो पानी में से निकल के आ जाती है वो चीज़ तो जो है वो साफ हो जाती है। हालांकि वो साफ नहीं होती, कुछ मिकदार पानी में डिजॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, बाकी तो आएगी जरूर केमिकल की आपको। तो ये है, तो एक तो अपने लिए नुकसान है, दूसरा दूसरे बंदे के लिए बड़ा नुकसान है। एक तो ये कि 4000 केमिकल और 50 कार्सिनोजन है जो धुएं में है। दूसरा वो जो उसका शोला चलता है वो खतरनाक है दूसरे बंदे के लिए। ठीक है जी, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ता है जो अगले बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इवन जो स्मोक नहीं कर रहा है, जो सामने वाली साइड पे कर रहा है, उसको ज्यादा जो है वो इफेक्ट हो रहा था दूसरे बंदे के निस्बत जो स्मोक कर रहा था। तो इसका मतलब अपने साथ दूसरों की जानों को भी खतरा में डाल के बैठे होते हैं। तो इस्लाम तो इस बात पे बहुत जोर देता है। ठीक है जी, कि किसी भी तरीके से किसी एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान को जो है वो तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है जी, मोमिन के हाथ और उसकी जुबान से दूसरे मोमिन को तकलीफ नहीं पहुंच सकती, मुमकिन ही नहीं है अगर मोमिन हो। हाथ और जुबान को रोका हुआ इस बात से। तो जब हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो इंसान के जाती अमाल है वो तो अल्लाह ताला बख्श सकते हैं और बख्शने में कोई मसला नहीं, क्योंकि वो इंसान और अल्लाह का डायरेक्ट मामला है। लेकिन जो एक इंसान ने दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाया वो इंसान और अल्लाह का डायरेक्ट मामला नहीं है, वो इंसान और दूसरे इंसान का डायरेक्ट मामला। उसकी माफी वो इंसान दे सकता है जो उसको जिस तरह आपने प्रॉब्लम की है। ठीक है जी, तो जो इबादत है वो इंसान, ये नहीं कि इबादत जरूरी नहीं, जरूरी है वो, लेकिन वो अल्लाह और इंसान का मामला है। उधर अल्लाह ताला गुंजाइश निकाल सकते हैं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कहता है मैं सबको माफ करता हूँ, होती कोई। लेकिन जहां पे वो, हाँ जी, तो अब हम जो है वो देखते हैं, तो इसका मतलब है दूसरे के लिए जो आप अजाब पैदा करेंगे जब उसकी नहीं माफी आपको मिले, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। वो फिर आपकी नेकियों में से, बाज़ लोगों को इस बात का बड़ा जोर होता है, मैं बड़ा नेक हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, उसकी नेकियों में से फिर वो कटौती होगी। जब कटौती हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो मारा जाएगा। तो इसलिए लोगों का ख्याल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह अपने मामला में नरमी कर देते हैं, लोगों के मामला में नरमी नहीं होनी उस वक्त, क्योंकि हर बंदे ने कहना मैं फंसा हूँ, आज तो मुझे भी चाहिए अपनी नेकियां जो है। और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं स्मोकिंग के नतीजे में। बस यही, जिसके अलावा तो नहीं कोई चीज़। 2 साल बाद तो ठीक है, अगला आप लोगों ने बताना कि पढ़ाना तो